दोस्तों नमस्कार। 2011 की वह शाम जो रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन के वक्त गुजर रही थी, उसी में तय किया गया कांग्रेस के 15 भ्रष्ट सांसद मंत्रियों के नाम सार्वजनिक किए जाएं और उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों ना कर लिया जाए। तब ना तो कांग्रेस ने सोचा था और ना ही अन्ना आंदोलन में आंदोलनकारियों ने सोचा था कि भारत की राजनीति धीरे धीरे जिस दिशा में जाएगी उसमें अतीत के पन्ने गुम हो जाएंगे और भारत की राजनीति में चुनाव करते हुए नेताओं की फहरिस्त में उस हुनर को कोई नहीं पाल पाएगा जिस हुनर के आश्रय केजरीवाल गुजरात तक पहुंच चुके हैं। भारत की राजनीति में कांग्रेस सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी भर नहीं है, बल्कि जिस धारा और जिस वोट बैंक के आश्रय उसने खुद को सत्ता दर सत्ता बढ़ाया है, उसमें हर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके वोट बैंक में सेंध लगाने की ही सोची। चाहे वो आदिवासी का मामला हो, चाहे दलितों का मामला हो, चाहे मुस्लिमों को लेकर सवाल हो, या फिर जातीय राजनीति के भीतर ओबीसी मौजूदा वक्त में जो है वो बिखरे हुए जातीय समीकरणों के आश्रय ही क्यों ना हो। ध्यान दीजिए, भारत की राजनीति ने तमाम प्रयोग किए, लेकिन हर के पास प्रयोग का एक ही हुनर था और वो हुनर जातीय समीकरण को बिखराने का था। उसके समानांतर धर्म के आधार पर या सांप्रदायिकता की मोटी लकीर जनसंघ और बीजेपी और आरएसएस ने जरूर खींची, लेकिन यह राजनीति भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को आमने सामने खड़ा कर देती है। लेकिन जो हुनर कांशीराम में नहीं, जो हुनर नीतीश में नहीं, जो ममता में नहीं, जो मौजूदा वक्त के किसी छत्रप में नहीं, उस हुनर को केजरीवाल ने बाखूबी क्या अपने प्रयोग के तौर पर भारत की राजनीति को बदलने की दिशा में लाकर खड़ा कर दिया, या भारत की राजनीति और नेताओं से जो घृणा इस देश के लोगों के भीतर थी उसमें एक नया मंत्र केजरीवाल ने दे दिया और लोग भटकते चले गए कि दरअसल इस राजनीति का मूल मंत्र ना तो जाति पर टिका है ना धर्म पर टिका है। यह तो दरअसल एक मॉडल की राजनीति है। कैसे मॉडल की? जिसके आश्रय जिक्र शिक्षा का होगा, हेल्थ का होगा, या फिर मुफ्त पानी और बिजली का होगा, महिलाओं के मुफ्त सफर का होगा, और हो सकता है 1000 रुपए जेब खर्च भी हर महीने महिलाओं को दिए जाने लगे, सफर भी मुफ्त होगा। यह एक ऐसी राजनीति थी जो पुराने मॉडल से बिल्कुल अलग थी, और कांग्रेस के नाक के नीचे से केजरीवाल ने जिस राजनीतिक बिसात को बिछाया उसमें मात बीजेपी को नहीं दी, उसमें मात उसने कांग्रेस को ही दी। दिल्ली के चुनाव में शीला दीक्षित को मात देना असंभव सा काम बीजेपी के लिए था, लेकिन केजरीवाल ने कर दिखा दिया। पंजाब के भीतर कोई सोच नहीं सकता था कि अगर कांग्रेस नहीं तो फिर अकाली भी कोई मात दे दिया जाएगा। केजरीवाल ने वह भी करके दिखला दिया। कांग्रेस अपनी नीतियों और अपने निर्णयों की वजह से कहते हैं कि उसने सोने की थाली में परोसकर सत्ता को केजरीवाल के हाथों सौंप दिया पंजाब के भीतर, और पंजाब के वोटर भी टकटकी लगाए हुए देखता रह गया। और यही लकीर दिल्ली में दोबारा लौटी एमसीडी चुनाव के वक्त, जिस एमसीडी चुनाव के भीतर कांग्रेस दो दो हाथ करते हुए अक्सर नजर आती थी और ना चाहते हुए भी वो 50 का आंकड़ा जरूर पार करती थी, लेकिन इस बार वो 5 भी छू पाएगी यह बड़ी मुश्किल परिस्थिति में कांग्रेस दिल्ली के एमसीडी में आकर खड़ी हो गई। यानी भारत की राजनीति के भीतर एमसीडी के चुनाव हो, हरियाणा के निकाय चुनाव हो, या फिर इस देश के भीतर विधानसभा के चुनाव हो, अगर इन तीनों को समेटना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आपके लिए चौथा खंबा 2024 का दिखाई देने लगे। तो क्या यह माना जाए कि दरअसल जो रामलीला मैदान से आंदोलन की शक्ल में भारत की राजनीति में दखल की शुरुआत हुई, उसने कांग्रेस को इस बात का एहसास होने ही नहीं दिया कि दरअसल उसी की जमीन किस तरीके से केजरीवाल समेटते चले जाएंगे, और इसमें सहयोग हो सकता है आरएसएस का आंदोलन के वक्त रहा हो और उसके बाद बीजेपी का रहा हो, लेकिन राजनीति में यह सब सहयोग और असहयोग अपनी सुविधा के अनुसार होता है। बीजेपी को अनुकूल था कि कहीं 2017 से एक कदम भी कांग्रेस ने आगे बढ़ा दिए तो गुजरात हाथ से निकल जाएगा। तो गुजरात के भीतर एक ऐसी हवा खड़ी हुई जिसमें जड़ें नहीं थी, जिसमें कैडर नहीं था, लेकिन जो आंदोलन
वहां पर हुए, जो मुद्दे वहां पर उठे, उसका आसरा लेते हुए शहरी मिजाज को अपने साथ खड़े करने की परिस्थिति लोकप्रियता के आसरे केजरीवाल ने खड़ी कर दी और बाखूबी इसमें बीजेपी ने कई जगहों पर नाम भी लिया। तो राजनीति बदल रही है या राजनीति बदल दी गई? भारत के वोटर की मनोस्थिति बदल रही है या फिर बदल दी गई? इन दो परिस्थितियों के भीतर चार सवालों पर गौर करने की आज जरूरत आन पड़ी है। पहला सवाल, जो पारंपरिक राजनीति जाति और धर्म के आश्रय चलती थी, उसके समानांतर मुफ्त कहिए, रेवड़ी कहिए, मॉडल कहिए, उसने जगह ले ली है और केजरीवाल इसमें हुनरमंद हैं। क्योंकि इससे पहले भारत में मंडल कमंडल की राजनीति से निकले हुए छत्रपों की राजनीति भी ध्वस्त हो चली है। क्योंकि इस दौर में सब कुछ मंडल और कमंडल दोनों बीजेपी ने समेट लिया है। जातीय राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग का अनूठा पाठ बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, झारखंड ही क्यों ना हो, उत्तराखंड ही क्यों ना हो, मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो, राजस्थान ही क्यों ना हो, हर जगह पाठ बीजेपी ने उनको पढ़ा दिया जो उस राजनीति में माहिर थे, जो जाति के आधार पर चलती थी। तो क्या पहली दिशा यह कि मॉडल बदल गया, तौर तरीके बदल गए? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, इस देश के भीतर में वोटर भी क्या उब चुका था इस देश की राजनीति से? और उसमें जब जन लोकपाल के सवाल के साथ आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, तो जन लोकपाल भी ठंडे बस्ते में डालने से आम आदमी पार्टी हिचकी नहीं, लेकिन इन सब के बाद उसने समानांतर की जो रेखा खींची, उस रेखा ने भारत की राजनीति में मुद्दों के खत्म होने और उम्मीद और आस जगाने की एक नई सोच वोटरों में पैदा की। क्योंकि उम्मीद और आस दोनों भारत की राजनीति में एक लिहाज से 2014 तक अगर उस दौर में चले जाइएगा तो दो घोटाले लगातार हो रहे थे, उसमें दफन हो चले थे। लोगों का मानना बड़ा साफ था कि दरअसल यह राजनीति जनता का हित साध नहीं सकती है। तो केजरीवाल ने जिस उम्मीद के आश्रय या कहें जिस उल्लास और जिस उत्सव के आश्रय युवाओं को जोड़ा, करप्शन को उस राजनीति से जोड़ा जिस राजनीति से उन्होंने खुद को अलग किया, तो क्या यह दूसरा मापदंड था कि मुद्दे गायब हो जाएंगे? इसके ठीक समानांतर तीसरे मुद्दे पर आए, उससे पहले एक चीज जहन में और रख लीजिए। जो भी सत्ता में रहता है उसके कांधे पर बड़ा बोझ होता है अतीत के भ्रष्टाचार का, अतीत के स्कैम का, अतीत में अपने करप्ट नेताओं का, अतीत में अपने अपराधी नेताओं का। केजरीवाल ने क्या इनसे मुक्ति पाकर एक नए मॉडल की परिस्थिति कुछ इस तरीके से रखी कि अगर उसका एक मंत्री जेल में भी होगा और एक मंत्री के घर पर छापे भी पड़ेंगे, तो भी वो प्रोपेगेंडा की शक्ल में ही इस देश की जनता आत्मसात करेगी। क्योंकि जो छापे डलवा रहा है, जो जेल भेज रहा है, वह खुद अपराध और दागी होने के गर्त में डूबा हुआ है। यानी यह दूसरी परिस्थिति बड़ी नाजुक मोड़ के साथ बंधी हुई है। इसमें आपको परसेप्शन पैदा करना, और तीसरा मुद्दा जो है इस परसेप्शन से खड़ा होता है, वो सारे मुद्दे कोई मायने नहीं रखते हैं जो सत्ता के खिलाफ हवा के अनुसार चलते हैं, जिसमें महंगाई भी हो सकती है और जिसमें करप्शन भी हो सकता है। एक झटके के भीतर में सारे मुद्दे काफूर भारत की राजनीति में कोई कैसे कर सकता है? इतना ही नहीं, जो आस लगाकर बैठे, जो उम्मीद पाल कर बैठे, उसमें नंबर एक पे कौन होगा? यानी सवाल यह नहीं कि दरअसल अब दो बुरों में से, यानी दो बुरे लोगों में से एक को चुनना है, दो खराब पार्टियों में से एक को चुनना है। सवाल यह है कि छोटी सी उम्मीद भी कौन जिंदा कर रहा है। यह एक पॉजिटिविटी है भारत की राजनीति के भीतर, वोटरों की जो लोकतंत्र के आश्रय जीते हैं, और केजरीवाल के इस हुनर ने वोटरों को अपने साथ जोड़ा। गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया। जिस मॉडल को लेकर आए वो ना तो धर्म के साथ जुड़ा था, ना जाति के साथ जुड़ा था, और ना ही किसी वोट बैंक के सहारे जुड़ा था। उसका वोट बैंक एक ही था, इस देश में जो जनसंख्या बहुतायत के साथ गरीब है, पिछड़ी हुई है, उसको मुफ्त शब्द आते ही वह बहुत साफ तौर पर सत्ता के साथ खड़ा होना चाहती है, उसको लुभाया और उसमें उम्मीद जगाई। यह तीसरा सवाल था। चौथा सवाल शायद भारत की राजनीति का सबसे मुख्य मुद्दा है।
यानी इस देश में जिसको भी जितनी भी उम्र राजनीतिक सत्ता में आने की हो जाएगी, उसके बाद जब वो निकलेगा तो वो सिर्फ दागदार होगा। इसीलिए ध्यान दीजिए, गुजरात चुनाव आते आते गुजरात की जो पोटली खुली, कभी मौका मिले तो अहमदाबाद से गांधीनगर के रास्ते में देखिए कितने गांव वहां बसे हुए हैं। हवाई अड्डे से निकलिए और अहमदाबाद तक जाइए तो समझ पाएंगे कि डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। शहर चमकना चाहिए रायसीना हिल्स की तरह, लेकिन उसके भीतर जो मवाद होगा वह उन लोगों का होगा जिसे त्रिपाल से ढकने की परिस्थिति में सत्ता आ सकती है। तो क्या यह कैसी परिस्थिति है? यानी भारत की राजनीति के भीतर हर 5 बरस के बाद चुनाव होते हैं और सिर्फ 10 बरस के भीतर केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी के तौर के पायदान पर आकर खड़े हो जाएंगे, जो 8 तारीख को चुनाव के परिणाम अगर 15 से 20% वोट आम आदमी पार्टी के हक में मिल जाते हैं तो। अब कल्पना शुरू कीजिए कि ममता बनर्जी जिस पाठ के आश्रय असम पहुंची, नॉर्थ ईस्ट में घुसना चाह रही है, गोवा में आ जाती है, महाराष्ट्र में कदम फैलाती है, लेकिन नेशनल पार्टी नहीं हो पाती है। जिस तरीके से कांशीराम ने प्रयोग किया और फिर मायावती ने किया, वो इस देश के भीतर में बिखरे हुए दलित समुदाय में उम्मीद जगाने का काम कर रहे थे और उस उम्मीद के आश्रय उम्मीद को तोड़ते हुए एक नए मॉडल की शक्ल में केजरीवाल ने खुद को रखा। और यहां पर सवाल यह नहीं था कि जय भीम कहते हुए कौन किस पार्टी में जाएगा, सवाल यह था कि हम जय भीम कहें या फिर भगत सिंह को लेकर नारे लगाएं। सवाल यह भी नहीं था कि हम कांग्रेस को लेकर आजादी के संघर्ष के दौर में राष्ट्रीय विचारधारा का जिक्र करें या तिरंगे के आश्रय विचारधारा को पेश करने की कोशिश करें। राष्ट्रीयता का बोध सेना के जरिए खोजा जाए या राष्ट्रीयता का बोध उस एजुकेशन सिस्टम के जरिए खोजा जाए जो नए युवाओं को चाहिए। एक बड़ी महीन लकीर खींचने की कोशिश भारत की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने शुरू की। इसीलिए दोबारा आपको लिए चलते हैं उसी रामलीला मैदान में जहां से इस बात की बहस की शुरुआत हुई थी कि जो भ्रष्ट नेता हैं उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। और 15 सांसदों और मंत्रियों की फहरिस्त तैयार की गई थी, जिसमें से वह शख्स भी शामिल थे जो इस देश के राष्ट्रपति बन गए, प्रणब मुखर्जी का जिक्र कर रहे हैं। इसमें कपिल सिब्बल का नाम भी था, इसमें चिदंबरम का नाम भी था। और यह फहरिस्त रुकी नहीं, यह फहरिस्त 2014 में भी बनकर खड़ी हुई, जिसमें बीजेपी के नेताओं के नाम भी थे, उसमें करप्ट नेताओं के नाम भी थे। लेकिन नई परिस्थिति में आप वो सुनाई आपको नहीं देगा। यह है एक ऐसी राजनीति जिसमें ना धर्म पे बोलना है, ना जाति पर बोलना है और ना ही कॉरपोरेट पर बोलना है, क्योंकि 2011-12 में चले जाइएगा तो आपको अकाउंट नंबर इस देश के भीतर मुकेश अंबानी का भी बकायदा माइक से गुंजाया करते थे केजरीवाल। लेकिन आज की तारीख में आप मुकेश अंबानी का नाम उनकी जुबान से नहीं सुनेंगे और उस अकाउंट नंबर को भी भूल चुके होंगे। भारत की राजनीति की यह पॉजिटिविटी है या फिर राजनीति के प्रति जो लोगों के भीतर का आक्रोश है, उस आक्रोश को भुनाने की कोशिश और एक उम्मीद और आस जगाने की कोशिश। क्योंकि भारत की राजनीति के भीतर में बीजेपी ने जो अंतर्विरोध संसदीय लोकतांत्रिक राजनीति के रहे, उसका लाभ बाखूबी उठाया है। जिक्र इस दौर में हिटलर का होगा तो इंदिरा गांधी याद की जाएगी। इस दौर में संवैधानिक संस्थानों के खत्म होने का जिक्र होगा तो इमरजेंसी याद आएगी। इस दौर में जितने संस्थान हैं उनको खत्म करके और कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने का जिक्र होगा तो इंदिरा गांधी के काल को याद किया जाएगा। अतीत के पन्नों को खोलते खोलते सरदार पटेल को भी इसलिए याद किया जाता है क्योंकि कांग्रेस उस दौर में जो संघर्ष कर रही थी उसमें सरदार पटेल को कहीं किनारे तो नहीं कर दिया गया, और किनारे किया गया तो फिर गुजरात में एक मॉडल तो चाहिए जो महात्मा गांधी से समानांतर भी खड़ा हो और कांग्रेस को चिता भी सके। यह राजनीति कहीं ना कहीं कांग्रेस को काउंटर करते हुए बीजेपी के उभार की राजनीति थी। लेकिन फिर ध्यान दीजिए, कांग्रेस का एक छत्र राज्य इस देश के भीतर में 50-60 साल तक तो रहा है। उसके भीतर में सारे वोट बैंक थे जो वोट बैंक मंडल कमंडल में बिखरे, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के सोशल इंजीनियरिंग में जिसमें से शब्द ओबीसी भी निकला, और इतने उग्र तरीके से निकला कि खुले तौर पर ऐलान भी किया गया यादव माइनस ओबीसी, जाटव माइनस दलित।
यह परिकल्पना इससे पहले कभी नहीं की गई। खुलकर कहा गया हम ओबीसी हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं और यह बीजेपी ही कह सकती है। ऐसे बयानों की कोई कमी नहीं आई। तो किस परिस्थिति में क्या यह राजनीति उबती चली गई? क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के जीत के बाद पंजाब के भीतर जब एंट्री करती है, दोनों जगहों पर मात कांग्रेस को दी जाती है और कांग्रेस अभी भी उस औरे में खोई रही जहां पर उसके नेता आज की तारीख में भी 90 के दशक के नेता, 90 के दशक में मौजूदा वक्त में आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को जो आपकी जुबान पर आता हो, आप याद कीजिएगा तो वो उस समय नेता भी नहीं होगा। हो सकता है कोई स्टूडेंट हो, कोई नौकरी कर रहा हो। हम आपसे 90 के दशक का जिक्र कर रहे हैं। 90 के दशक के दौर के नेताओं की फहरिस्त कांग्रेस में अभी भी पिलर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है और उन्हें एसेट कहने से कोई कतराता नहीं है। यानी 3 दशक बीत गए। इन 3 दशकों में कांग्रेस जिन नेताओं के आश्रय चल रही थी, वही नेताओं की मौजूदगी अगर मौजूदा वक्त में है और इस दौर में एक नई पीढ़ी निकल कर आ गई। ध्यान दीजिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह क्या कर रहे थे उस वक्त, या फिर XYZ जो भी, गोपाल, जो नाम आपको लेना है लेते चले जाइए। और उस पीरियड में जब 90 के दशक में चले जाइएगा तो आपको इनका नाम कभी नहीं सुना होगा। यकीनी तौर पर आपने 2005 के बाद इस नाम को सुना होगा, जब पहली बार नाम इस बात को लेकर आया। RTI आंदोलन हो रहा था राजस्थान में। उस समय वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी भी उसमें थे, अरुणा राय भी सक्रिय थी, केजरीवाल भी वहां सक्रिय थे। लेकिन राजनीति की जिस महीन लकीर को भारत की राजनीति में सफलता के राग से कैसे जोड़ा जाए, अगर इसको परखेंगे तो दिल्ली के भीतर करप्शन, जन लोकपाल जिसके दायरे में भारत के पॉलिटिशियन आने चाहिए, लोगों में हिम्मत आई। दिल्ली शहरी मिजाज का क्षेत्र है। पंजाब के भीतर किसानों का सवाल, मजदूरों का सवाल, और वहां पर दिल्ली के जरिए जिस मॉडल को उभारा गया, उस मॉडल को प्रस्तुत करने के तरीके, एक झटके में वह पूरे के पूरी राजनीति बिखर गई, जिसने आपके आप को पंजाब की जड़ों से पैदा करते हुए देखा और माना है। वो अकालीस का जिक्र कहिए या पूर्व में कांग्रेसियों का जिक्र कीजिए, धूमिल हो गई। गुजरात की परिस्थिति को भी अगर परखना शुरू कीजिएगा, जो एग्जिट पोल आया है और जो संकेत उभर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगभग 1.5 करोड़ युवाओं के लिए कोई उम्मीद और आस ना कांग्रेस जगा पाई, ना बीजेपी के भीतर है। वह किन के साथ खड़े होंगे और क्यों खड़े होंगे? नोटा एक विकल्प के तौर पर इलेक्शन कमीशन ने इस रूप में दिया कि आपके भीतर गुस्सा है, आक्रोश है, तो आप किसी को वोट मत दीजिए, लेकिन वोट दीजिए और कह दीजिए हमें कोई मंजूर नहीं है। इसके विकल्प के तौर पर भी कहीं केजरीवाल की एंट्री आम आदमी पार्टी के जरिए वहां पर होती है। और ना चाहते हुए भी जब भारत के भीतर में जो सवाल लगातार उभरते चले गए, ध्यान दीजिए, सवाल उभरे, उस पर आम आदमी पार्टी ने मौन बरता। इस देश के भीतर में फेडरल स्ट्रक्चर का ही सवाल क्यों ना हो, उस पर भी मौन बरता गया। इस देश के भीतर में जम्मू कश्मीर का सवाल आया, उस पर भी मौन बरता गया। बिल्किस बानो गुजरात को लेकर सवाल उठा, इस पर भी मौन बरता गया। यानी राजनीति के पारंपरिक ढांचे पर खामोशी बरतकर एक नई इबारत लिखने की कोशिश, और उसके अक्स तले दिल्ली का मॉडल, और यह मॉडल पंजाब के भीतर से होते हुए गुजरात पहुंचेगा, यह एक सवाल है। और इन परिस्थितियों के भीतर खुले तौर पर यह ऐलान कर देना, हम किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, जिसका ऐलान केजरीवाल ने गाहे बगाए कई मौकों पर किया कि हम एक राजनीतिक दल हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। यह एक भारत की राजनीति में विपक्ष को लेकर एक नई बिसात को जन्म देती है, जहां पर सत्ता को हराने के लिए विपक्ष की एकजुटता, वो चाहे इंदिरा गांधी को लेकर जनता पार्टी जिस रूप में बनी, या फिर मौजूदा वक्त में जो प्रधानमंत्री मोदी और उनके औरे और बीजेपी के कार्यकलापों को लेकर जो विपक्ष लगातार सोचता है, उसमें खुले तौर पर ना सेंध लगाई, ना कहा, साफ कह दिया हम इसके साथ नहीं जुड़ेंगे। यानी अपनी राजनीति में क्या ये इस दौर को परखा जा रहा है कि अगर सब कोई अपने अपने भरोसे जीते और चुनाव के बाद एक नाम पर सहमति हो जाए, जैसे देवगौड़ा के नाम पर सहमति हुई थी, जैसे IK गुजराल के नाम पर सहमति हुई थी, या फिर VP सिंह के पीछे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो गई थी, या फिर
वाजपेयी की हार के बाद 2004 में मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी के पीछे भी विपक्ष और लेफ्ट भी आकर खड़ा हो गया था। क्या ऐसी परिस्थिति भारत की राजनीति में दोबारा आ सकती है? यकीनी तौर पर कोई भी कह सकता है अब उस राजनीति का दोहराव भारत में नहीं होगा। तो 2024 का जो रास्ता इन नई परिस्थितियों से निकल रहा है वो होगा क्या? क्या वो उसी तरीके का होगा जो गुजरात मॉडल है? और गुजरात मॉडल का मतलब बहुत साफ है, अंतर्विरोधों को टकरवा दीजिए, मुकाबला हमेशा त्रिकोणीय रखिए, लाभ आपको मिलेगा यानी बीजेपी यानी सत्ता यानी मोदी। क्या यह परिस्थिति है? या फिर जिस राजनीति में अपने लोगों को लाभ पहुंचाने की सोच जिस रूप में पैदा हुई, कांग्रेस के भीतर ही टटोल कर देखिए, एक तरफ मोदी और अमित शाह का जिक्र होता है, आप उसको काउंटर कैसे करेंगे? किन्हें आपने राज्यसभा में भेज दिया? इमरान गढ़ी को भेज दिया, उससे क्या निकलेगा? आप कन्हैया कुमार से भाषण दिलवाते हैं लोकप्रिय अंदाज में, उससे निकलेगा क्या? और तमाम विपक्षी दल, नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली आकर 3 दिन बैठ गए, उससे निकला क्या? ममता बनर्जी बंगाल से निकलकर महाराष्ट्र चली गई और वहां पर खुल्लम खुल्ला शरद पवार ने भी कह दिया कांग्रेस अब विपक्ष के नेतृत्व को संभालने की स्थिति में नहीं, उससे निकला क्या? अगर इन सारी परिस्थितियों को एक पोटली बनाइएगा तो 2024 का संदेश बहुत साफ है। यह वही मॉडल है जो सत्ता जिससे चाहे जिस रूप में चाहे खेलती है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती रह जाती है कि दरअसल उसके हक में यह चुनाव हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। और राग यही लगता है कि दरअसल ये लोकतंत्र की जीत हो गई और एक क्षण में हर कोई भूल जाता है इस देश के संवैधानिक संस्थान ध्वस्त हो गए। सब कोई सत्ता का राग क्यों गा रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया खामोशी बरत चुका है या डाइवर्ट हो चुका है या सत्ता का राग अलाप रहा है? हर चीज, सारी चीजें खत्म हो जाती है। यही गुजरात चुनाव में, उसके परिणामों में 8 तारीख को होने वाला है और यही परिस्थिति 2024 में निकलेगी अगर सचेत भारत की राजनीति में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद को नहीं किया यह सोचकर कि इस चुनाव में नहीं तो उस चुनाव में जीत ही जाएंगे। यह मुगालता पालना है तो पाल लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।